ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर और वो है अपना, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 डालिए। चैप्टर 6 का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक सर्किट। चैप्टर का नाम डालें इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डालते हैं ऊपर ऊपर चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट। समझना भी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट में समझने के लिए आपको थोड़ा सा सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने पढ़ा रखा है, रेजिस्टेंस जो है उसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है बात। इसी तरह आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे कैपेसिटर, कि अगर आपको कैपेसिटर डिनोट करना है तो कैपेसिटर अपन इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देना, कैपेसिटर में सेल बैटरी में डिफरेंस बता देता हूँ मैं, कि जैसे सेल या बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी हम डिनोट करते हैं तो क्या करते हैं, एक बड़ा डंडा खींचते हैं, एक छोटा डंडा, इस तरह से एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, तो किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक सेल को। इसी तरह अगर अपने को कोई बैटरी रिप्रेजेंट करनी है तो बैटरी में ज़्यादा डंडे लगाने पड़ेंगे, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, इस तरह से, ठीक है बात। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सेल और बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़े डंडे से और एक छोटे डंडे से। अब बात करते हैं अपन किसकी, कैपेसिटर की। कैपेसिटर जो होता है वो चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलता है। तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना, कोई ज़्यादा काम है नहीं, बस केवल सिंबल काम आएगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे कैपेसिटर की कोई ज़्यादा नॉलेज ज़रूरत नहीं है, केवल सिंबल थोड़ा बता रहा हूँ कि सिंबल इस तरह से लेते हैं कि दोनों डंडे बराबर होते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ कैपेसिटर। जबकि जो सेल और बैटरी होती हैं उनमें एक डंडा छोटा होता है तो एक डंडा बड़ा होता है, जबकि कैपेसिटर में दोनों डंडे सेम जो हैं वो साइज़ के होते हैं। क्लियर है बात, ये बात ध्यान रखनी है। कैपेसिटर की एक बात और बता देता हूँ आपको कि कैपेसिटर उस डिवाइस का नाम होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का काम करता है। इसको अपन कंडेंशन भी कहते हैं, जो पंखे में लगा होता है उसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। तो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। सिंबल ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, वो फर्स्ट पॉइंट अपना आता है बेटा जंक्शन। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग आती है अपने पास जंक्शन, कि जंक्शन किसे कहा जाता है। समझना, जंक्शन लिख दो, चाहे आप लिख सकते हो हेडिंग जंक्शन पॉइंट, ये भी लिख सकते हो आप हेडिंग जंक्शन पॉइंट। तो जंक्शन पॉइंट क्या होता है अभी, जंक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा अपने पास में ब्रांच मिलती हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच मीट करती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच, 3 और मोर देन 3 ब्रांच विल मीट इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। एक बार और बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट at which 3 or more than 3 branch will meet is known as junction point। देखिए किस तरह समझेंगे। जैसे मान लो एक इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर का, ठीक है बात। एक यहाँ पे इस तरह करंट फ्लो हो रहा था 3 एम्पियर का, ठीक। अब इन दोनों का एक वायर बनना है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 3 ब्रांच आपस में मिल रही हैं। P इज ए पॉइंट एंड यू कैन सी एट पॉइंट P 3 ब्रांचेज आर मीटिंग। कौन कौन सी 3 ब्रांच, पहली ब्रांच तो ये वाली जिसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी ब्रांच ये वाली जिसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और अपने को पता है सिंपल सा कि ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर जब मिलेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 एम्पियर करंट बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट P होता है
इस पॉइंट पी को कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। क्लियर है बात? तो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ करंट आपस में मिलते हैं। क्लियर है बात? जहाँ करंट डिवाइड होता है, ये भी कह सकते हैं। तो सिंपल जंक्शन को किस तरह याद रखना है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच मीट करती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। अब थोड़ा सा ब्रांच के बारे में भी समझ लो कि ये जो ब्रांच वर्ड है, इस ब्रांच वर्ड को अपन किस तरह समझेंगे। ये जो ब्रांच वर्ड है ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड ही एक टर्मिनोलॉजी है। जंक्शन भी इलेक्ट्रिक सर्किट का था कि ऐसा पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ पर 3 और मोर देन 3 ब्रांच विल मीट इज नोन एज जंक्शन पॉइंट, एंड ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ जंक्शन इन विच कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। क्या मतलब भी, ध्यान से सुन लो, एक बार और बोल देता हूँ कि ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ऐसा पार्ट होती है जिसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, उसे कहा जाता है ब्रांच। जैसे एग्जांपल के लिए वो एग्जांपल लेता हूँ कि इस तरफ से यहाँ पे अपने पास 2 एम्पीयर करंट आया, इस तरफ से यहाँ अपने पास 3 एम्पीयर करंट आया, और ये जो यहाँ पे बना 5 एम्पीयर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को तो हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट। ठीक है बात? अब यहाँ पे जैसे ये वाली ब्रांच, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है जिसमें 2 एम्पीयर का कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ये फर्स्ट ब्रांच। ये सेकंड ब्रांच जिसमें 3 एम्पीयर का कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और ये थर्ड ब्रांच जिसमें 5 एम्पीयर का कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो ब्रांच मतलब होता है कि सर्किट का वो पार्ट जिसमें कांस्टेंट करंट का जो है वो फ्लो होता रहता है, उसे कहते हैं अपन ब्रांच। ठीक, तो 2 बात ध्यान रखनी है आपको। कौन कौन सी 2 बात ध्यान रखनी है? पहली बात तो कौन सी ध्यान रखनी है? जंक्शन पॉइंट के बारे में, कि जंक्शन पॉइंट क्या होता है, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है आपको? ब्रांच के बारे में, कि ब्रांच जो है इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। क्लियर है बात? तो जंक्शन का मतलब कैसे डिफाइन किया अपन ने? जंक्शन मतलब किसी भी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जिस पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच मिलती हैं आपस में, उसे कहते हैं जंक्शन पॉइंट। और ब्रांच क्या होती है? ब्रांच किसी भी सर्किट का एक ऐसा पार्ट होती है जिसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्लियर है बात? और दोनों को समझने का अपन ने एग्जांपल क्या लिया? ये वाला, इस तरह कि ये 2 एम्पीयर करंट, ये 3 एम्पीयर करंट, और ये जो बन गया 5 एम्पीयर करंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P को तो कहते हैं जंक्शन पॉइंट, और बाकी दिस एंड दिस आर ब्रांचेज ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है बात? अब ध्यान देना, नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है लूप के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है 3rd नंबर पे, लूप। कि लूप जो है वो क्या होता है। तो लूप का मतलब ध्यान रखना, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बात ध्यान रखो आप, तो कि लूप का मतलब क्या होता है। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट को कहते हैं अपन लूप। इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट किस किस से बनता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है वायर लगा दो, सेल लगा दो, बैटरी, रेजिस्टेंस, बल्ब, कैपेसिटर, या कोई भी अदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट। तो कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कोई भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट लाइक रेजिस्टेंस, वायर, कंडक्टर, कैपेसिटर, इन सभी का जो क्लोज पाथ बनता है, इन सभी का जो क्लोज पाथ बनता है, उसी क्लोज पाथ को क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। ठीक है ना बात? तो ध्यान रखना, लूप क्या होता है? लूप इलेक्ट्रिक सर्किट का एक क्लोज पाथ होता है जो कंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एटसेट्रा लाइक अदर जितने भी ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, इनसे बना हुआ वो होता है। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मान लो ये एक सेल लगा दिया, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एक बल्ब लगा दिया, ठीक। ये बल्ब लग गया, ये सेल लग गया, ये रेजिस्टेंस लग गया। नाम दे देता हूँ इसका, तो ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट जो ये बना हुआ है अपने पास में ए बी सी डी कंप्लीट इस तरह से, तो ये पूरा ही क्या है, ये पूरा ही एक इलेक्ट्रिक लूप है। दिस इज ए लूप, ठीक है बात। और एग्जांपल देख लो ढंग से। जैसे मान लो मैंने इस तरह से कोई डायग्राम बनाया कि यहाँ मैंने एक सेल लगाया, यहाँ मैंने स्विच लगाया और फिर मैंने इस जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, ठीक। और नीचे की तरफ मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए इस तरह से, ये R2 और मान लो ये लगा दिया मैंने R3 और इसके नाम दे दिया, ये पॉइंट A, ये B, C, फिर D, फिर E और ये F। ये सेल लगा हुआ है यहाँ पे। अब इस कंडीशन में आपको मैं जंक्शन, ब्रांच और लूप तीनों टर्मिनोलॉजी एक साथ समझा देता हूँ, ध्यान से देखना अभी। जैसे यहाँ पे पहले आप ये बताओ कि ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए जंक्शन पॉइंट है या जंक्शन पॉइंट नहीं है। सोच के देख के बताओ मेरे को आप ये कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए जंक्शन पॉइंट है या जंक्शन पॉइंट नहीं है। तो जंक्शन पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जंक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच मिलती हैं। जबकि आप देखो ए पॉइंट पर तो ये एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही, तो 3 तो लाइन भी नहीं है, तो यानी ए जंक्शन पॉइंट नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जंक्शन पॉइंट की, तो एक तो एफ और एक सी, ये 2 जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, एक तो एफ और एक सी, ठीक है ना बात। क्योंकि एफ और सी पे दोनों पे देख लो आप, एफ पे भी 3 ब्रांच मिल रही हैं, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक राइट साइड से, और सी पर भी 3 ब्रांच मिल रही है। कौन कौन सी, एक ऊपर से मिल रही है, एक नीचे से आ रही है और एक लेफ्ट से। वापस से देख बताओ, सी वाले पर जो सी है उस सी पर कहाँ कहाँ से आ रही है ब्रांच, एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है और एक लेफ्ट साइड से आ रही है। तो एफ एंड सी आर लाइक जंक्शन पॉइंट। क्लियर है बात। अब अपन बात करते हैं ब्रांच की। तो देखो ये जैसे ए एफ है, तो ए एफ पूरी एक ब्रांच है, ठीक। ए बी पूरी एक ब्रांच है, एफ सी भी पूरी एक ब्रांच है, बी सी भी एक ब्रांच है, एफ ई भी एक ब्रांच है, ई डी भी एक ब्रांच है, सी डी भी एक ब्रांच है। तो जिसमें भी कांस्टेंट करंट फ्लो होता है वो सभी क्या होती हैं, वो सभी एक ब्रांच होती हैं। क्लियर है बात। अब अपन देखते हैं लूप की बात करते हैं। तो देखो जैसे ये पूरा एक लूप है, क्लोज पाथ, लूप मतलब क्लोज पाथ, ये पूरा एक क्लोज पाथ है। देख लो ध्यान से, जैसे नाम दूँ इसका मैं, तो ए से स्टार्ट करता हूँ, ए बी डी ई ए, ध्यान से देखना, ए बी डी ई ए, तो दिस इज ए लूप, ठीक। इसके अलावा मैं आपको एक और लूप बताता हूँ, देखो ध्यान से कि ये आप इसको देखो, ये कैसे भी नाम लिख सकते हो आप, बस नाम जो है वो क्लोज पाथ का होना चाहिए। ये भी एक लूप है, नाम देता हूँ देखो मैं, ए बी सी एफ ए, तो ए बी सी एफ ए, दिस इज ऑल्सो ए लूप, ठीक। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये तो चलो ठीक है, बहुत हो गए वैसे। उस जो पिछला डायग्राम था, आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख लो, उस पिछले डायग्राम में नीचे की साइड भी एक लूप बन रहा है, ठीक है। उसका नाम भी आप खुद लिख के देख सकते हो। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको मैंने 3 चीज़ जो है वो समझा दी हैं। कौन कौन सी चीज़ें समझा दी भी, एक तो आपको मैंने समझा दिया किसके बारे में, जंक्शन के बारे में। एक आपको मैंने समझा दिया किसके बारे में, ब्रांच के बारे में। और थर्ड पॉइंट जो है वो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, लूप वाला, ठीक। तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सर्किट में 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच आपस में मिलती हैं, उसे जंक्शन अपन कहते हैं। ब्रांच जो है वो सर्किट की उस लाइन का नाम है, उस वायर का नाम है, उस पार्ट का नाम है जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है।
और लूप जो है वो एक क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो कि कंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। ध्यान देते हैं अब बोर्ड पे, इस तरह से और समझ लेते हैं नोट्स से किस तरह समझेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे पॉइंट कौन सा आता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे पॉइंट आता है जंक्शन के बारे में। तो ध्यान देना जंक्शन क्या होता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द पॉइंट एट विच 3 और मोर देन 3 ब्रांच मीट्स इज कॉल्ड जंक्शन। क्लियर है बात। तो जंक्शन जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांच मिलती हैं। जैसे डायग्राम आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है, और तीनों ब्रांच कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट P पर। तो इस P पॉइंट को हमने क्या कह दिया, दिस P इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। क्लियर है बात, ये तो ही जंक्शन की बात। सेकंड देखिएगा, सेकंड नंबर पे कहानी किसकी आती है बेटा, ब्रांच। कि ब्रांच किसे कहते हैं, देखिए द पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट का नेटवर्क आप स्टडी कर रहे हो, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रांच कहा जाता है। तो ब्रांच वो पार्ट होता है जिसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और जिस पॉइंट पे जाके वो करंट डिवाइड होता है उसी पॉइंट को अपन जंक्शन पॉइंट नाम दे देते हैं। थर्ड नंबर पे देखिएगा, थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है अपना लूप। कि लूप को किस तरह अपन डिफाइन करते हैं, तो एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज मेड बाय कंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड अदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज कॉल्ड लूप। लूप का बेसिक मतलब आप ध्यान रखो, लूप का बेसिक मतलब होता है किससे, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट से। लूप का जो मेन मतलब है वो इसी से होता है बेटा, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। की लूप एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब किस किस से बना हुआ आता है, कंडक्टर भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, अदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो वो भी अपने पास क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं, ये अपने पास जैसे डायग्राम दिखा रखा है, तो ये भी डायग्राम किसका है, एक लूप का। इस लूप में आप देख पा रहे होंगे ढंग से कि E1 ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, और ये क्या बोलो, ये तो रेजिस्टेंस, और ये C क्या हो गया, कैपेसिटर। ठीक है, तो किसी से बन सकता है, बस क्लोज लूप होना चाहिए और क्लोज पाथ होना चाहिए, उसी को अपन लूप नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं अभी आगे। इसके बाद अपने पास जो पॉइंट आता है उसको समझते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अपना किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा अपना किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के लॉ। ये क्या होते हैं अभी समझना। किरचॉफ जो है वो बेटा साइंटिस्ट का नाम है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए थे और उन्हीं लॉ को कहा जाता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए थे। कौन कौन से लॉ थे, पहले लॉ को तो लिखते हैं KCL और दूसरे लॉ को लिखा जाता है KVL से। तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ को कहते हैं KCL और सेकंड लॉ को कहते हैं KVL, और इन दोनों लॉ को किरचॉफ्स लॉ कहा जाता है। KCL मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। क्या होता है अभी KCL का मतलब, KCL मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, और KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर है बात। यानी एक लॉ तो कौन सा है, एक लॉ तो है करंट का लॉ, C मतलब करंट का लॉ, और दूसरा लॉ किसका, दूसरा लॉ है V मतलब वोल्टेज का। ठीक, तो पहला लॉ जो होता है करंट का लॉ KCL, ये तो बेस्ड होता है बेटा चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर, और दूसरा लॉ जो होता है वो वोल्टेज कंजर्वेशन है, कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। ध्यान रखना, KCL तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है और KVL वोल्टेज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। देखिए एक एक करके समझते हैं। अभी तो इस शॉर्ट में तो आप ये ध्यान रखो कि किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए थे
और उन लॉ को कहते हैं अपन किरचॉफ लॉ। वो दो लॉ कौन कौन से हैं? पहला लॉ तो आता है केसीएल और दूसरा लॉ आता है केवीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, किरचॉफ करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। ध्यान से देखते हैं आगे। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर है? फर्स्ट लॉ है केसीएल। फर्स्ट लॉ कौन सा आता है बेटा? फर्स्ट लॉ आता है केसीएल। केसीएल को कैसे बात करेंगे अपन? केसीएल का मतलब होता है, के का मतलब तो क्या होता है? के का मतलब तो होता है किरचॉफ। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है करंट और एल का मतलब होता है लॉ। ठीक, तो फर्स्ट लॉ होता है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक, अब किरचॉफ करंट लॉ को एक अदर नाम भी दिया गया है। अदर नाम क्या है इसको? इस लॉ को दो चीज़ रखना, दो वर्ड थे, एक जंक्शन था एक लूप था। तो इस लॉ को तो अपन कहते हैं जंक्शन लॉ। करंट का रिलेशन जंक्शन से होता है, तो किरचॉफ करंट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। और जो अगला लॉ आएगा बेटा केवीएल, उसे कहा जाता है वोल्टेज लॉ, या उसको अपन कहते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं उसको? लूप लॉ। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। दो वर्ड ध्यान रखना, जंक्शन एंड लूप। केसीएल इज कॉल्ड जंक्शन लॉ एंड केवीएल इज ऑल्सो नोन एज लूप लॉ। ठीक, और बात करते हैं। ये जो जंक्शन लॉ होता है ये किस पर बेस्ड होता है? ये अपने पास में चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। तीन बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना? बात कितनी बात ध्यान रखनी है आपको? ये तीन बात आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात तो क्या है कि केसीएल, केसीएल मतलब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक, और केसीएल का पूरा नाम क्या है? केसीएल का पूरा नाम होता है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक, किस पर बेस्ड होता है? यह लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है और इस लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना बात? चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है बताओ? तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ का मतलब ये होता है कि चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं अपन और न ही अपन उसको चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज को केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र ही किया जा सकता है। इसे कहा जाता है अपन चार्ज कंजर्वेशन लॉ। किरचॉफ केसीएल का पहले आपको अदर नेम जरूर ध्यान रखना है कि अदर नेम क्या क्या है। अदर नेम है किरचॉफ करंट लॉ, इसको कहा जाता है, इसको जंक्शन लॉ कहा जाता है, इसको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी अपन कह देते हैं। ठीक, इसको सिंपल करंट लॉ भी कह देते हैं, केसीएल भी कह देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इसके केसीएल के नाम है। ठीक है बात? आगे समझते हैं। अभी ये लॉ क्या होता है वो बाद में समझेंगे। पहले सेकंड नंबर पे थोड़ा सा केवीएल की कहानी और सुन लेते हैं कि केवीएल की कहानी क्या है। ठीक, तो केवीएल की कहानी क्या है? अभी केवीएल की कहानी ये है कि केवीएल को क्या कहा जाता है? केवीएल को कहा जाता है, के का मतलब तो वही किरचॉफ। वी का मतलब होता है वोल्टेज और एल का मतलब होता है लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसको अपन कहते हैं। किस पर बेस्ड होता है यह बेस्ड होता है बेटा एनर्जी कंजर्वेशन पर। किस पर बेस्ड होता है ये? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जिसका मतलब ये होता है भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन याद कैसे करेंगे भी? ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो इसको आप इस तरह से याद करोगे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है वी, और वी का मतलब होता है वोल्टेज, और वोल्टेज पोटेंशियल जो भी है वो अपने पास होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन होता है, वोल्टेज होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग। तो वर्क ही एक वोल्टेज होती है और वर्क एनर्जी होती है। तो इस तरह से आप याद रखो कि वोल्टेज इज रिलेटेड टू वर्क एंड वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी। सो दिस लो वी कैन सी कि ये लो जो है अपने पास में
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर ये अपने पास बेस्ड होता है, ठीक है ना। और बात ध्यान रखना, इसका अदर नेम क्या है, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। इसका एक अपन ये भी कह सकते हैं कि इस लॉ को अपन कहते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं इसको, इसको लूप लॉ कहा जाता है। और ये ओनली वैलिड फॉर लूप, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लूप, कि केवल ये लॉ लूप के लिए ही काम करता है। लूप के लिए काम करने का मतलब क्या है कि क्लोज्ड पाथ पर ही काम करेगा ये लूप, ये लॉ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना केवीएल के नाम क्या क्या हैं, एक तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं इसको, और एक इसको लूप लॉ भी कहते हैं, एक इसको अपन वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं, केवीएल भी कहते हैं। और ये किस पर वर्क करता है, ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर, ठीक। आगे समझते हैं अभी। ये तो बेटा सिंपल सी कहानी बताई मैंने आपको अभी तक कि किरचॉफ लॉ के बारे में बताई मैंने आपको कि भी किरचॉफ के अपने पास में दो लॉ हैं और दोनों लॉ को आप ध्यान रखना। एक तो है केसीएल और दूसरा है केवीएल। कि किरचॉफ एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट ने दो लॉ दिए। पहले लॉ को केसीएल कहते हैं, दूसरे लॉ को केवीएल कहते हैं। केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ होता है, केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। करंट लॉ को जंक्शन लॉ कहा जाता है, वोल्टेज लॉ को लूप लॉ कहा जाता है। और करंट लॉ किस पर बेस्ड होता है, करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और वोल्टेज लॉ बताओ किस पर बेस्ड होता है, वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। क्लियर है बात। वो अब धीरे धीरे आप लो समझोगे तो समझ जाओगे डिटेल। देखो अब ध्यान, अब लो समझते हैं पर्टिकुलर। सबसे फर्स्ट लो अब हेडिंग डालेंगे अपन की केसीएल। अब अपन समझेंगे बेटा केसीएल कि केसीएल किसे कहा जाता है, केसीएल को अपन कैसे समझ सकते हैं। केसीएल की अपन बात करते हैं। देखिए केसीएल को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या एग्जांपल क्या क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन करके बताओ आप, उस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ पाओ केसीएल क्या है। क्वेश्चन क्या है अभी, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि इस तरफ अपने पास इस तरह से करंट आ रहा है, मान लो 3 एम्पियर। यहाँ पे इस जगह करंट फ्लो रहा कितना, मान लो 3 एम्पियर। और यहाँ पर इस तरह से ये करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 2 एम्पियर, ठीक। और यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 1 एम्पियर यहाँ पे। तो अब आपसे पूछ ले तो बताओ भी यहाँ पे कितना करंट, आई की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन आ जाए कि 3 एम्पियर 2 एम्पियर और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं, तो आपको आई की वैल्यू बतानी है कि आई की वैल्यू किस तरह से बता सकते हो। तो कैसे करेंगे सोल्व, देखो ध्यान समझते हैं, करके देख लो। पहले आप वीडियो पॉज करके फिर अपन वीडियो आगे देख लेना, मैं बताता हूँ। देखो अब कैसे करेंगे, बहुत ही कॉमन सेंस लगाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कि ये 3 एम्पियर करंट आए जंक्शन पॉइंट, दिस पी पॉइंट इज जंक्शन पॉइंट हेयर, एंड 3 एम्पियर करंट जो है वो एक इनकमिंग करंट है, मतलब पी पर आ रहा है। 2 एम्पियर करंट भी वी पर आ रहा है, और आप देख पा रहे हैं बेटा 1 एम्पियर करंट भी पर आ रहा है। जब तीनों पी पर आके मिल रहे हैं तो तीनों के मिलने से एक सिंपल करंट है, 3 और 1 कितने हो गया, 4 और 2 6, तो 6 एम्पियर करंट जो है वो बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि भी यहाँ पे करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ पर करंट आ रहा है 5 एम्पियर, वहाँ पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर। और अब आपके सामने क्वेश्चन है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप कि 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, और आई जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल वे में। तो आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कितनी आएगी आई की वैल्यू, सोच के देखो। जिसको टाइम लग रहा है वीडियो पॉज कर ले और फिर सोच के देख ले आराम से। देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है।
कैसे करेंगे? 3 एम्पियर आया भाई, आ रहा है ना, देखो पहले तो जंक्शन पॉइंट देख लो, पी पॉइंट जंक्शन, बहुत कॉमन सेंस लगाना है। अभी तो कोई पढ़ाई है, क्वेश्चन तो पढ़ाई का तो अभी चलिए पढ़ाई का है, लेकिन बहुत कॉमन सेंस से हो रहा है वो, यहाँ पे अच्छी बात है। 3 एम्पियर आया, ये 5 एम्पियर आया, तो कितना हो गया? 8 एम्पियर। अरे 5 और 3 8 हो गया ना, तो 8 एम्पियर करंट आया, और 8 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 6। तो 6 एम्पियर जो है इधर आ जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 एम्पियर आंसर। 6 ही आ रहा होगा ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही करने का एक तरीका और होता है। क्या एक तरीका? ये जो अब अपन ने मतलब ये जो क्वेश्चन किया ना आपने, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो दिमाग लगाया, जो कॉन्सेप्ट लगाया बेटा, वही कॉन्सेप्ट है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, केसीएल। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया, वही कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, केसीएल। ठीक है ना। अब समझते हैं, देखो केसीएल क्या होता है। अब केसीएल को थोड़ा लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर की बात है, केसीएल को अपने को समझना है। तो केसीएल को समझने का सिंपल सा तरीका ये है, आप ये ध्यान रखो, केसीएल का मतलब होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ये होता है बेटा केसीएल, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अब क्या मतलब है अभी सिग्मा आई इक्वल टू 0 का? सिग्मा का मतलब होता है, जो सिग्मा होता है बेटा, सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब होता है एलजेब्रिक सम। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा? एलजेब्रिक सम, की मतलब सबको ऐड करना है, सबका एडिशन करना है, टोटल एडिशन करना है, अपने को जोड़ना है सब चीज़ों को। और कौन है वो सब? वो है आई। आई का मतलब सिंपल सा है, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है करंट। तो करंट का एलजेब्रिक सम 0 होता है। और ये लो, जो लो है अपने पास में, ये लो किसके लिए है? ये लो है जंक्शन के लिए। किसके लिए बेटा ये लो? ये लो जंक्शन के लिए है। तो सिंपल सी बात है कि जंक्शन पर करंट का एलजेब्रिक सम 0 होता है, इसी लो को केसीएल कहते हैं। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो आपको क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन केसीएल ही था। वो क्वेश्चन आपने जिस कॉन्सेप्ट से किया, वो कॉन्सेप्ट किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब वो किस तरह समझना है वो अपने को देखना है। तो ध्यान रखना, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है केसीएल, होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट का एलजेब्रिक सम, टोटल एडिशन जो होता है, वो 0 के इक्वल होता है। इसे ही किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, इसे ही किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं। और यह लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। अरे कहानी समझ में? अरे एक लो तो चार्ज कंजर्वेशन लो पर बेस्ड है, और एक लो एनर्जी कंजर्वेशन लो पर बेस्ड है। पहला वाला चार्ज पर बेस्ड है, दूसरा वाला एनर्जी पर बेस्ड है। तो ध्यान क्या रखना है आपको? केसीएल क्या है? केसीएल को याद रखना चाहते हो, इक्वेशन याद रखो। इक्वेशन क्या है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई इक्वल टू 0 मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एलजेब्रिक सम जो होता है, वो 0 के इक्वल होता है। इसे कहते हैं केसीएल। देखो समझाता हूँ किस तरह से, कि हमने ये लोग कैसे लगाया वहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं अपन सिंपल सा, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ये 6 एम्पियर करंट आया, और ये 2 एम्पियर करंट गया, और उस साइड जो करंट है वो गया 1 एम्पियर, इस तरह से मान लो। ठीक है। और तो अब आपसे पूछ ले कोई, बताओ तो आई की वैल्यू क्या होगी? ठीक, ये क्वेश्चन पूछ ले, तो करके देखो कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे अपन, जैसे आपने पहले किया था। कर लिया होगा सब बच्चों ने? मैं बता देता हूँ। अब देखो कि यहाँ पे 6 एम्पियर आया और 2 एम्पियर आया, तो कितना हो गया? 8 एम्पियर हो गया। तो 8 में से 1 चला गया, तो कितना बच गया? 7। तो यानी आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई की वैल्यू आएगी 7 एम्पियर। क्लियर है बात? अब कैसे हुआ वो समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन अपन ने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से ही किया है। ये जो क्वेश्चन किससे किया है अपन ने? केसीएल से किया है। कैसे किया है केसीएल से? कि केसीएल का मतलब है बेटा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0।
ये तो कैसे मतलब सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ सिग्मा इक्वल टू 0 कैसे अप्लाई किया, देखो मैं क्या करूँगा, जंक्शन पॉइंट पी पर ये लो अप्लाई करूँगा। कैसे, सिग्मा आई का होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट का टोटल एडिशन 0 रख दो। कैसे करोगे टोटल एडिशन, यहाँ पे कौन कौन करंट है, यहाँ पे एक 6 एम्पियर करंट है, एक 2 एम्पियर करंट है, एक 1 एम्पियर करंट और एक आई करंट है। तो सबको ऐड करके 0 करना है, सबको ऐड करके कितना करना है, सबको ऐड करके 0 करना है। ऐड कैसे करना है, ऐड करना है एल्जेब्रिक सम में। थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है कि देखो इस पी पॉइंट पर कुछ करंट तो इस करंट इसके पास आ रहा है, कुछ इससे दूर जा रहा है। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, और इस डायग्राम को देखकर ये पहचानो कि कौन सा करंट तो इस जंक्शन के पास आ रहा है और कौन सा करंट इस जंक्शन के दूर जा रहा है। आ रही है समझ में, कौन करंट तो पास आ रहा है और कौन करंट दूर जा रहा है। चलो बताओ 6 एम्पियर करंट पास आ रहा है कि दूर जा रहा है। डायग्राम देखो, एरो इस तरफ है, मतलब 6 एम्पियर पास आ रहा है, मतलब 6 एम्पियर है इनकमिंग करंट। क्या बोलेंगे 6 एम्पियर को, इनकमिंग करंट। 2 एम्पियर भी पास आ रहा है। आई क्या हो रहा है, आई देखो आई दूर जा रहा है, 1 भी दूर जा रहा है। तो सिंपल सा है कि आप आने वाला करंट तो ले लो पॉजिटिव और जंक्शन से दूर जाने वाला करंट ले लो नेगेटिव और फिर सबको ऐड कर दो। क्या बोला मैं, वापिस सुनो, कि आने वाला करंट तो ले लो पॉजिटिव और जाने वाला करंट ले लो नेगेटिव और फिर सबको ऐड करके ये लो लगा दो, 0 पुट कर दो। बताता हूँ देखो, 6 एम्पियर प्लस 2 फिर प्लस, अब आई तो दूर जा रहा है ना तो आई लूँगा नेगेटिव, जाने वाला माइनस और प्लस 1 भी दूर जा रहा है तो 1 इक्वल टू 0। ये हमने अप्लाई कर दिया, टोटल एडिशन इक्वल टू 0। ठीक, अब देख लो तो इसको सोल्व करो कितना आएगा, सोल्व करोगे तो वही आएगा जो आ रहा था, 6 और 2 8 आ गया था, तो आई इक्वल टू 7। कितना आएगा बेटा, 7 ही आएगा। क्लियर है बात। तो ध्यान रखना ये जो हमने अप्लाई किया ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ KCL, सिग्मा आई इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ अप्लाई किया है और इसमें हमने आने वाली करंट को तो पॉजिटिव लिया है। अरे कान खोल के सुनो, सोना नहीं है, हमने आने वाली करंट को तो पॉजिटिव लिया है और जाने वाली को नेगेटिव लिया है। अरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भोले वाले, बोले सर आने वाली को पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, जाने वाली को नेगेटिव क्यों ले रहे हो। हम तो, अरे ये तो नेचर का रूल है, मैं तो जनरली क्या लेता हूँ, मैं तो आने वाली को तो बेटा पॉजिटिव लेता हूँ और जाने वाली को नेगेटिव लेता हूँ। अब कोई बच्चा, वैसे सबको लेनी वैसी चाहिए, भी कोई आ रही है तो आने वाली को तो पॉजिटिव लो और कोई जा रही है तो जाने वाली के बारे में क्या सोचना, जाने वाली को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अब कोई बच्चा उल्टा है, वो सोच रहा है सर मैं तो आने वाली को तो नेगेटिव लूंगा, जाने वाली को पॉजिटिव लूंगा, तो भी कैसे ही ले ले, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर तो वो का वो ही आना है। ठीक, तो ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जंक्शन पर आने वाली को, अरे खुद पे नहीं, जंक्शन पे आने वाली करंट को पॉजिटिव लेना। कौन आ रही है, कौन जा रही है, करंट आ रही है, करंट जा रही है, तो जंक्शन पे आने वाली करंट को पॉजिटिव लो, जाने वाली करंट को नेगेटिव लो। ठीक, और सबका एडिशन 0 कर दो। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि आने वाला पॉजिटिव जाने वाला नेगेटिव, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर KCL, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, कि आने वाला पॉजिटिव लेना, जाने वाली साइन रूल। आप कहते हैं रूल मान लो कि रूल है भी, ये KCL अप्लाई करने का रूल है एक, कि आने वाला पॉजिटिव जाने वाला नेगेटिव। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं अपन, किस तरह से, कि आप सिंपल देखना, इस P पॉइंट पे इनकमिंग करंट कितना है, इस P पॉइंट पे इनकमिंग करंट है 6 और 2, ये इनकमिंग है, और 1 और I आउटगोइंग है, तो इन टोटल इनकमिंग आउटगोइंग होनी चाहिए। अरे ध्यान रखना, हमेशा जितना इनकमिंग हो उतना ही आउटगोइंग रखना, तभी बैलेंस कंडीशन बनेगी और तभी जो है वो सही आंसर आएगा अपना क्वेश्चन का। तो जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग रखो। तो देखो टोटल इनकमिंग कितना है, 6 + 2 8, और देख लो आउटगोइंग भी इतना ही मिलेगा, 1 + I, तभी तो अपने पास I7 आएगा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा टोटल इनकमिंग जो होता है वो हमेशा आउटगोइंग के इक्वल होता है। अब एक बार और बता देता हूँ KCL किस तरह समझा अपन ने।
की नंबर फर्स्ट लो समझा चुका मैं आपको। केसीएल के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक एडिशन जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, और इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है ना बात। और इनकमिंग करंट जो है वो हमेशा टोटल इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगा, वो हमेशा आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। और यही कौन सा लो है, यही केसीएल लो है, जो कि किस पर बेस्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन लो पर बेस्ड होता है। क्लियर है बात। केसीएल की बात समझ में आ गई। ध्यान रखना केसीएल के ऊपर क्वेश्चन जो हैं, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं केसीएल पर, देख लो ध्यान से एग्जाम्पल के लिए। जैसे इस तरह से आपको दे रखा है, मान लो ये आया 3 एम्पियर, ठीक, ये आया 10 एम्पियर, ठीक, और ये गया 1 एम्पियर, और ये आया आई। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। करके देख लो, वीडियो को पॉज करो, करके देखो, खुद करो, सब बच्चे बैठे रहते करते थे नहीं कुछ, तो करके देखो इसको, क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके देखो, और नहीं आए तो फिर देखेंगे आगे। देखो मैं बताता हूँ, जिसने कर लिया होगा, बाकी वीडियो बढ़ाता हूँ मैं आगे। इसका आंसर कैसे आएगा, देखो 10 आया और 3 आया, तो 10 और 3 होते हैं 13, और 13 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 12। तो आई कितना आएगा, ये आएगा 12 एम्पियर। आंसर कितना आएगा, 12। ये हमने किससे किया, ये हमने किरचॉफ लॉ से नहीं, हमने कॉमन सेंस से किया। किससे किया हमने, ये कॉमन सेंस से। पेपर में नहीं लिखा आएगा कि भी ये लगा वो लगाओ, पेपर में सिंपल आएगा कि गिवन फिगर में करंट आई कैलकुलेट करो। वो कौन सा चेक कर रहा है कि भी तुमने कॉमन सेंस लगाया, केसीएल लगाया क्या नहीं लगाया, क्या हटाया क्या नहीं हटाया। तो सिंपल सा है अपने को। तो आंसर, मुझे तो आंसर निकालना आना चाहिए, सिंपल बजान रखना, गारंटी दे रहा हूँ पेपर में कुछ दिक्कत वाला नंबर नहीं घटेगा। तो और केसीएल से करना है जिसको, तो केसीएल लगा ले जंक्शन पॉइंट पे, आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव, और लगा दो सिग्मा आई इक्वल टू 0, ये केसीएल लगा दो। तो देखो आने वाला 3 था, पॉजिटिव लिया, आने वाला 10 था, पॉजिटिव लिया, जाने वाला 1 था, नेगेटिव लिया, जाने वाला आई था, नेगेटिव लिया, और सिग्मा आई इक्वल टू 0 पुट कर दिया। और इस इक्वेशन को सोल्व करो तो आई कितना आ जाएगा, आई उतना ही आएगा जितना आता आया है। कितना आता आया है, 12। तो आई कितना आएगा, 12। ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी से करो, चाहे कॉमन सेंस से करो, तो चाहे केसीएल से करो, किसी से करो, आंसर आना चाहिए। केसीएल की कहानी खत्म हुई। ठीक, अब कहानी शुरू करता हूँ केवीएल की, कि केवीएल किसे कहा जाता है। केवीएल सेकंड नंबर पे आता है बेटा, कौन सा लो, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो। किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लो पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, देखो किस तरह समझेंगे। सबसे पहले आप केसीएल को ध्यान रखना कि केसीएल क्या होता है। केसीएल याद रहेगा तो केवीएल याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। केसीएल क्या होता है, केसीएल होता है सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये होता है केसीएल। डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं किसी भी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, इसे केसीएल कहते हैं। देखो यहाँ एल्जेब्रिक सम आएगा, फिर करंट, फिर इक्वल 0। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही बनता है। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ सी था, वहाँ सी था, मतलब वहाँ सी मतलब करंट था तो आई आया, करंट था तो आई आया। उसी तरह यहाँ दिमाग लगाना है कि केवीएल को उस तरह याद करो जिससे केसीएल भी याद रखे और केवीएल भी याद हो जाए कि इसमें भी आएगा सिग्मा और कुछ इक्वल टू 0। लेकिन कुछ की जगह क्या आएगा, वहाँ सी था तो करंट आया, यहाँ V है तो वोल्टेज आएगा, तब इसको बोलते हैं वोल्टेज लो। ध्यान रखना, वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो होता है सिग्मा V इक्वल टू 0 की लूप पर वैलिड होता है, कि किसी भी
लूप के लिए वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, इसे केवीएल कहते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज फॉर एनी क्लोज लूप विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना बात? तो ध्यान रखना, केवीएल क्या होता है? केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। ठीक, किस पर बेस्ड होता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर ये बेस्ड होता है। ठीक है बात? तो ध्यान रखना कि केवीएल लूप के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि केसीएल जंक्शन के ऊपर बेस्ड था। ठीक, एक बार और बता देता हूँ सब बच्चों को वापस से केसीएल और केवीएल की कहानी, कि केसीएल और केवीएल की कहानी क्या, वापस समझ लेना भी। फर्स्ट लॉ था किरचॉफ का केसीएल लॉ, सेकंड लॉ था किरचॉफ का केवीएल लॉ। यही तो कहानी थी, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ केसीएल, सेकंड लॉ केवीएल। केसीएल तो क्या आया था? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यही था। और ये क्या आया था? सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, यही तो बात है। ठीक है बात? और पहला वाला लो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, और दूसरा वाला लो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। क्लियर है बात? फर्स्ट लो किस पर बेस्ड होता है? चार्ज कंजर्वेशन पर, कि जंक्शन के बारे में होता है, और ये लूप के बारे में होता है कि जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, इसे केसीएल कहते हैं। जबकि लूप के लिए वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, इसे केवीएल कहते हैं। ठीक है, सब बच्चे क्वेश्चन लिख लेना। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, दो लिखो। पहला क्वेश्चन फटाफट, पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखना, राइट केसीएल। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट केसीएल ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। ठीक है, राइट केसीएल ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। इसके और करके एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, और करके, जिसका आंसर भी सेम है। राइट किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट किरचॉफ्स करंट लॉ ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन लिखो बेटा, और करके, और में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, राइट जंक्शन लॉ, राइट जंक्शन लॉ ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। ठीक है, अब इनका आंसर लिख लेना, आंसर लिख लेना, सिग्मा इक्वल टू 0 लिख लो। एट जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ, एट जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम दिखना SUM, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0, दिस इज कॉल्ड KCL। एट जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0, दिस इज कॉल्ड KCL। and it is based on charge conservation law, and it is based on charge conservation law। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए, राइट KVL, राइट KVL and on which principle it is based, and on which principle it is based। और करके लिखिए, राइट किरचॉफ सेकंड लॉ, राइट किरचॉफ सेकंड लॉ ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ
ऑन विच प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड। फोर्थ लिखिए, और इसी में लिखिए और में लिखिए राइट किरचॉफ लूप लॉ, राइट किरचॉफ लूप लॉ, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। ठीक, आंसर क्या लिखोगे इसका, सॉल्यूशन लिख लेना, इसका आंसर लिख लेना सिग्मा v इक्वल 0 लिख लो। एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ voltage will be 0 for a loop, algebraic sum of voltage will be 0 for a loop, this is called Kirchhoff voltage law, this is called Kirchhoff voltage law, and it is based on energy conservation law, and it is based on energy conservation law। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ तक अपन ने देख लिया था लूप तक, आगे थ्योरी देखते हैं। फिर अपनी हेडिंग आती है बेटा किरचॉफ लॉ। अब देख पा रहे हैं किरचॉफ लॉ जो होते हैं वो दो लॉ हैं। किरचॉफ एक साइंटिस्ट था जिसने जो लॉ दिए उसको किरचॉफ लॉ कहते हैं। आपको एक बात और बताना भूल गया, बता देता हूँ। देखो बेटा, एक बात बताना भूल गया बेटा, किरचॉफ लॉ जो है वो क्यों बनाए गए, क्या कारण था कि किरचॉफ लॉ जो है किरचॉफ साइंटिस्ट ने वो लॉ बनाए। खाली बैठा था इसलिए नहीं बनाया, कुछ ज़रूरत थी। देखो बताता हूँ क्या ज़रूरत थी। आप सब ने बेटा ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। क्या होता है ओम्स लॉ? होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक, और ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर में आपने एक बात सीखी हुई है कि V इक्वल टू आई आर से अपन सीखते हैं, प्रूफ करते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज और रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको ध्यान से याद हो तो पिछले चैप्टर में मैंने सिखाया था आपको कि V इक्वल टू आई आर से ही हम रेजिस्टेंस का सीरीज और रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूफ करते हैं। कि सीरीज कॉम्बिनेशन तो अपना आता है बेटा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से, और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपना आता है बेटा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोला आता नहीं आता है? पैरेलल आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और वो सीरीज होता है, और ये सब इससे प्रूफ होते हैं। ठीक, तो यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अपन निकालते हैं किसी भी सर्किट का, जो अपन इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं तो अपन ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिए हुए होते हैं कि उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ओम्स लॉ काम ही नहीं करता है। मतलब कई बार हमें ऐसे सर्किट दिए जाते हैं जहां पर रेजिस्टेंस निकालना होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और वहां पर हमारा ओम्स लॉ जो है वो लगाने में हमको बहुत टाइम लगेगा। ओम्स लॉ लगाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, और फिर भी गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो ओम्स लॉ वहाँ वैलिड हो ही नहीं पाता है। तो यानी कहने का मतलब, जब ऐसी कंडीशन, पहले तो आपको मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ कि बेटा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है वो किसको कह रहा हूँ। जैसे मान लो अपने कोई ऐसा सर्किट बना के दे दिया, देखना इस तरह से सर्किट बना के दे दिया। ये मैं बना रहा हूँ ना आपको, मैं ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो ध्यान देना, ये देखिए, तो ये मान लो सर्किट दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया आपको, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, ये R7, ये R8, ये R9 इस तरह से। और इसमें पॉइंट दे दिया कि ये पॉइंट A है और भी ये पॉइंट B है, तो A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या ऐसे सर्किट में ओम्स लॉ लगाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टफ पड़ जाता है, तो इसको वो बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो जब ऐसा सर्किट दिया हुआ होता है तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए किरचॉफ साइंटिस्ट ने जो लॉ दिए थे वो लॉ लगाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो किरचॉफ के लॉ क्या काम आते हैं बेटा? किरचॉफ के लॉ क्या काम आते हैं वो ध्यान रखना
कि ओम्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन equivalent resistance for any circuit, but for complicated circuit Ohm's law is not valid and its use is very complicated. So to determine effective resistance in complicated circuit we use Kirchhoff law. क्लियर है बात, समझ में आ गई ना बात इंग्लिश में, कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में अपन क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक, देखते हैं चलो। तो किरचॉफ लॉ बता दिया बेटा, आपका दो लॉ होते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अपन बोलते हैं केसीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। इक्वेशन होती है इसकी सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ होता है केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप लॉ बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। इक्वेशन क्या होती है बेटा इसकी, सिग्मा वी इक्वल टू 0। ठीक, देखते हैं आगे। फर्स्ट हेडिंग आती है बेटे केसीएल। केसीएल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन पॉइंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। जंक्शन पर वैलिड होता है और जंक्शन पॉइंट पे सभी करंट का एडिशन जो होता है वो कितना होता है बेटा, सिग्मा इक्वल टू 0 होता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक का चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर ही ये बेस्ड होता है। एट ए जंक्शन पॉइंट टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, कि इनकमिंग करंट जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, आउटगोइंग करंट के होगा। ये भी किससे पता लगता है, केसीएल से ही पता लगता है। ठीक है, और देख लो आगे, इनकमिंग करंट टूवर्ड्स जंक्शन पॉइंट विल बी पॉजिटिव, कि इनकमिंग करंट को तो पॉजिटिव ले लो और आउटगोइंग को नेगेटिव ले लो, और ये लो बन गया सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक साइन टिप्स है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में एक ही एग्जांपल समझाने के लिए कि एग्जांपल है, इसमें देख लो आप, अपन ये अप्लाई किया है कि सिग्मा आई इक्वल टू 0 अप्लाई किया है अपन ने। इनकमिंग पॉजिटिव, आउटगोइंग नेगेटिव, एडिशन 0 कर दो। जैसे देखो आप यहाँ पे इनकमिंग है I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, और बेटा I5 इनकमिंग है और I4 इनकमिंग है। तो टोटल इनकमिंग जोड़ दिया, और आउटगोइंग कौन कौन है, I3 और I6। ठीक है, तो क्या किया बेटा अपन ने, देख लो, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। ठीक, इनकमिंग पॉजिटिवली थी और आउटगोइंग नेगेटिवली थी, और इससे ये रिजल्ट आ गया। आगे देख लेते हैं बेटा, केवीएल क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है और एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, लूप पर ही वैलिड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लूप लॉ। ठीक, और इस लॉ का अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि ऑल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम का 0 होता है। क्लियर है बात। इस लो को इस तरह भी लिख सकते हैं अदर वर्ड में कि एल्जेब्रिक सम जो होता है ईएमएफ का वो इक्वल होता है बेटा वोल्टेज के रेजिस्टेंस वी को सिग्मा, ये क्या लिख रखा है बेटा, ये लिख रखा है अपन ने ई मतलब है यहाँ पे क्या, ई मतलब है यहाँ पे ईएमएफ। क्लियर है बात, कि सिग्मा ईएमएफ इक्वल टू लिख दिया अपन ने वी मतलब आपने पढ़ा मतलब वी इक्वल टू आई आर, तो वी से लिख दिया आई आर, की वोल्ट इक्वल टू वोल्ट, ईएमएफ इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, मैं एडवाइस दूंगा आपको, इसके चक्कर में मत पढ़ो, इसको छोड़ देना, आप सिंपल यही पढ़ लेना, क्योंकि यही आपके काम आएगी। और मैं आपको इसी से आगे जो है वो क्वेश्चन सोल्व करना चाहूँगा, सिग्मा वी इक्वल टू 0, यही सीख लेना आप। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट करंट इन फॉलोइंग सर्किट। आप ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम को ढंग से देख लो, जूम कर देता हूँ मैं, ये लो, और इसमें आपको आई निकालना है, आई निकालना है आपको। कर लो सोल्व, अरे मैं ही करूँगा, करो खुद करो सोल्व, ये वीडियो बस कर लो, कर लेना सोल्व। ठीक है ना, मैं दिखा देता हूँ फटाफट, चलो मैं बता ही देता हूँ। अब कर लिया और करने वालों ने बता देता हूँ आगे। देखो मैं ये 1.2 आया, 0.7 आया, कितने बनेंगे, मैं कर रहा हूँ कॉमन सेंस सिंपल। 1.2 और 0.7 कितने बनेंगे, बनेंगे 1.7 और 2 कितने होते हैं 9, 1.9 बढ़ेंगे। तो 1.9 I1 कितना आ गया 1.9 में से 0.8 चला गया, तो कितने बचे अपने पास, बचेगा 1.9 में से 0.8 चला गया, बचेगा 1.1। तो यहाँ कितना यहाँ आएगा 1.1 से 0.1 चला, कितना बचेगा 1, तो आई कितना, आई आएगा 1 एम्पियर। देख लो आई आ जाएगा 1 एम्पियर। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन ये करो ये करके बताओ, ये वीडियो बस करके देख लो, ये मैं बता देता हूँ। देख लो अब, ये 5 आया और 2 आया, कितने बन जाएंगे 7, 4 चला गया, तो कितने बचेंगे 3, तो आई आ जाएगा 3 एम्पियर। देख लो कर रखा है इसने केसीएल से।
डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ा कर दोगे तो अच्छा लगेगा, और तो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, इन गिवन डायग्राम कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इफ की इज ओपन इफ की इज क्लोज्ड। ये डायग्राम दे रखा है आपको, एक्स वाई निकालना है, की को ओपन। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर 5 में आपको नोट्स में करवा दिया है। चैप्टर 5 के लेक्चर यूट्यूब पे हैं, उसमें करा रखा है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ, देख लो। अच्छा क्वेश्चन है कि जब की ओपन होगी तो की ओपन होगी, तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, टू लाइन है, तो सर्किट सिंपल सा इस शकल वाला बन जाएगा। और यहाँ पे 6 और 4 बन जाएंगे 10, 6 और प्रोबेबिलिटी बन जाएंगे 15, और 10 15 आ जाएंगे पैरेलल में, और पैरेलल में होता है बेटा मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, तो 10 इंटू 15 और 10 प्लस 15 6 ओम, सिंपल सा। और जब की क्लोज है तो बेटा ध्यान दो, जब ये की क्लोज है तो पहले अपन इधर वाला सोल्व करेंगे, फिर उधर वाला सोल्व करेंगे, यानी पहले डायग्राम जो है सकल डायग्राम की ऐसी बन जाएगी कि पहले इनको सोल्व करो फिर इनको सोल्व करो। दोनों पैरेलल में 6 और 3, तो पैरेलल में होता है बेटा मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, इसी तरह 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, फिर ऐड कर देंगे सीरीज वाला, यह आ जाएगा 5 ओम आंसर। ठीक है, तो जो पढ़ाया पढ़ लेना, कोई डाउट पूछ लेना, बाकी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, बाय, पढ़ लेना ये।